कक्षा 11 की आज की भौतिक विज्ञान की क्लास में आप सबका स्वागत है। आज की क्लास में हम अध्ययन करेंगे सार्थक अंक सिग्निफिकेंट फिगर या इसी को कहते हैं सिग्निफिकेंट डिजिट्स। इससे पहले की कक्षाओं में हमने ज्ञात किया कि या अध्ययन किया हमने कि भौतिक राशियाँ लंबाई, द्रव्यमान और समय का मापन आप किस प्रकार से करते हैं, तो वो पोर्शन आपका पूरा हो चुका है। आज हम अध्ययन करने वाले हैं सार्थक अंक सिग्निफिकेंट फिगर या इसी को कहा जाता है सिग्निफिकेंट डिजिट्स क्या होती हैं, तो इसका अध्ययन हमने आज करना है। साथ में हमने ये भी देखना है कि किसी संख्या अगर आपके पास है, कोई दशमलव संख्या है, तो उसका पूर्णांकन किस प्रकार से किया जाता है, उसको भी हमने यहाँ पर देखना है। तो देखते हैं यहाँ पर पहले सार्थक अंकों को, सिग्निफिकेंट फिगर्स को। तो अब देखिए सार्थक अंक सिग्निफिकेंट फिगर्स या सिग्निफिकेंट डिजिट्स क्या होता है। तो सबसे पहले इसके डेफिनेशन को देख लेते हैं। क्या डेफिनेशन है इसकी? भौतिक राशियों को यथार्थतापूर्वक मापने के लिए प्रयोग किए गए अंकों की संख्या। कोई भौतिक राशि है, उसको यथार्थतापूर्वक हमने मापना है, तो उसको यथार्थतापूर्वक मापने के लिए जितने अंकों हम प्रयोग करते हैं किसी संख्या में, उन अंकों को क्या करते हैं, कहते हैं सार्थक अंक कहते हैं। अब यहाँ पर एक शब्द आया है यथार्थतापूर्वक, ठीक है ना। यथार्थतापूर्वक का मतलब होता है कोई मापन आप अगर कर रहे हैं, तो उस मापन में आप कम से कम कितना माप सकते हैं, ठीक है, वो माप उतनी यथार्थ कहलाती है, ठीक है। और जितना आप उसमें कम से कम माप पाएंगे, उतने उसमें सार्थक अंकों की संख्या ज़्यादा होती है। जो माप जितनी यथार्थ होगी, वो माप उसमें उतने सार्थक अंक ज़्यादा होते हैं उस मापन में। इसीलिए हमने यहाँ पर लिखा है यथार्थता प्रोपोर्शनल टू सार्थक अंक, यानी जिस मापन में जितने ज़्यादा सार्थक अंक होंगे, वो माप उतनी ही ज़्यादा यथार्थ होगी। तो यथार्थ का मतलब होता है कि कम से कम किसी मापन में आप कम से कम, जिसमें जितना कम आप माप सकते हैं, जितना छोटा से छोटा आप माप सकते हैं, वो माप उतनी ही यथार्थ होती है। जैसे मीटर स्केल से आप नाप सकते हैं 2.5 सेंटीमीटर, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए इतना माप सकते हैं आप। और ये तो आप मीटर स्केल से नापा आपने। मान लीजिए एक वर्नियर कैलिपर्स है, मापक यंत्र होता है, उससे आप माप पा रहे हैं 2.56 सेंटीमीटर। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर कि यहाँ पर जो मापक यंत्र है, जब मीटर स्केल का प्रयोग कर रहे हैं, जब 2.5 आप नाप रहे हैं मीटर स्केल से, तो दशमलव के बाद एक स्थान तक आप माप पा रहे हैं। किंतु यहाँ पर जो वर्नियर कैलिपर्स है, उसमें आप दशमलव के बाद 2 स्थानों तक माप पा रहे हैं। 2.56 दशमलव के बाद 2 स्थान है, वहाँ तक माप पा रहे हैं। तो कौन सी माप ज़्यादा यथार्थ हुई? ये वर्नियर कैलिपर्स की माप ज़्यादा यथार्थ हुई। आप यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर अंक कितने हो गए? 2, और यहाँ पर अंक कितने हो गए? 3, ठीक है। तो देख रहे हैं आप सार्थक अंक किस में ज़्यादा हैं, अंक किस में ज़्यादा है। सार्थक अंकों का भी हम बताएंगे, नियम बताएंगे आपको, पर यहाँ पर अंक किस में ज़्यादा आ रहे हैं? जो ज़्यादा यथार्थ है। ये वर्नियर कैलिपर्स द्वारा जो आपने मापन किया है, वो ज़्यादा यथार्थ है। दशमलव के बाद एक तो ज़्यादा संख्या है, ठीक है, और उसमें सार्थक अंकों की भी संख्या ज़्यादा होती है। सार्थक अंक भी क्या होते हैं, उसमें ज़्यादा होते हैं। अब यही जो है, जो यथार्थता है, वही उस पर, वो किस पर डिपेंड होती है? अल्पतम माप पर डिपेंड होती है। लीस्ट काउंट, किसी मापक यंत्र की लीस्ट काउंट या जो अल्पतम माप होता है, मापक यंत्र की अल्पतम माप पर कौन निर्भर करता है? सार्थक अंक। जैसे मीटर स्केल की, जो मीटर स्केल है, उसका अल्पतम माप कितना होता है? 0.1 सेंटीमीटर। 0.1 सेंटीमीटर कितनी होती है मीटर स्केल की? 0.1 सेंटीमीटर तक आप शुद्धता से नाप सकते हैं, क्लियरली नाप सकते हैं मीटर स्केल से। किंतु जो वर्नियर कैलिपर्स है, ये तो मीटर स्केल का है, किंतु जो वर्नियर कैलिपर्स है, उससे आप कितना नाप सकते हैं? 0.01 सेंटीमीटर तक नाप सकते हैं, दशमलव के बाद 2 स्थानों तक, और कम से कम कितना नाप पाएंगे? 0.01 सेंटीमीटर। तो ये भी ध्यान में रखना है। दूसरा पॉइंट हमने यहाँ पर ये भी लिखा है कि किसी मापी गई भौतिक राशि में सार्थक अंकों की संख्या मापक यंत्र के अल्पतम मांग पर भी निर्भर करती है।
मतलब अल्पतमांक का मतलब कितना हम कम से कम उससे नाप पा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो डेफिनेशन है वो आप समझ गए होंगे कि भौतिक राशियों को यथार्थता पूर्वक मापने के लिए प्रयोग किए गए अंकों की संख्या सार्थक अंक कहलाती है, और जिसमें जितने ज़्यादा सार्थक अंक होंगे वो मापन उतना ही ज़्यादा यथार्थ होगा। ठीक है, क्या है, कोई भौतिक राशि है, उस भौतिक राशि का आप मापन कर रहे हैं, यथार्थता पूर्वक मापन आपने करना है। तो जब आप किसी भौतिक राशि को यथार्थता पूर्वक मापते हैं तो उसमें क्या होती है, जो अंकों की संख्या होती है वही उस मापन की क्या होती है, सार्थक अंकों की संख्या होती है। ठीक है, और दूसरी चीज जो हमने बताया कि जो सार्थक अंक हैं किसी मापक यंत्र के मापन के या किसी भौतिक राशि को आप माप रहे हैं तो उसमें सार्थक अंकों की संख्या किस पर निर्भर करती है, अल्पतम माप पर करती है, उस मापक यंत्र के, जिस मापक यंत्र से आप नाप रहे हैं उसके अल्पतम माप पर निर्भर करती है। और जो यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात समझने वाली है कि कहने का अर्थ यह है कि सार्थक अंक जितने ज़्यादा होंगे उतना मापन आपका यथार्थ होगा। जैसे अभी हमने दो उदाहरण दिए, मीटर स्केल से आप 2.5 तक नाप पा रहे हैं तो यहाँ पर सार्थक अंक 2 हैं, किंतु अगर आप वर्नियर कैलिपर से नाप पा रहे हैं तो 2.54 तक आप नाप पा रहे हैं, तो ये ज़्यादा यथार्थ है, इसमें अंकों की संख्या ज़्यादा है। अभी देखते हैं उसमें नियम और कौन कौन से होते हैं, बहुत सारे नियम होते हैं सार्थक अंकों को ज्ञात करने के। तो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आप समझ गए होंगे कि सार्थक अंक जितने ज़्यादा होंगे मापन में उतनी आपका मापन क्या होगा, यथार्थ होगा। ठीक, तो ये डेफिनेशन याद रखनी है आपको कि किसी या भौतिक राशियों को यथार्थता पूर्वक मापने के लिए प्रयोग किए गए अंकों की संख्या, ठीक है, यथार्थता पूर्वक, ठीक है, मापने के लिए प्रयोग किए गए अंकों की संख्या को क्या करते हैं, सार्थक अंक कहलाती है। जो संख्या है अंकों की जो संख्या वो क्या कहलाती है, सार्थक अंक कहलाती है, और जितने सार्थक अंक ज़्यादा होंगे उतनी मापन क्या होगा, यथार्थ होगा। अब देखिए सार्थक अंकों की संख्या को ज्ञात करने के नियम, लगभग 10 नियम हैं इसमें, तो ये याद रखने आपने। सार्थक अंक की संख्या को ज्ञात करने के नियम, सार्थक अंक कैसे ज्ञात करेंगे कि किसी संख्या में कितने सार्थक अंक हैं, उसको ज्ञात करने के हमारे पास नियम है। पहला नियम देखो, पहला नियम बड़े ध्यान से देखना है इन नियमों को, क्योंकि जो ये नियम है ये नियम आपने प्रयोग करने हैं, इस पर बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं, तो आपने बड़े ध्यान से इसको देखना है। नंबर 1 है, सभी अशून्य अंक सार्थक अंक होते हैं। सभी अशून्य अंक, अशून्य अंक का मतलब जो जीरो नहीं, ठीक है, जो जीरो नहीं है वो क्या होते हैं, सार्थक अंक होते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर लिखी एक संख्या लिखी 25, तो यहाँ पर अशून्य अंक, ये 2 भी अशून्य अंक है, 5 भी अशून्य अंक है। अशून्य अंक का मतलब जीरो नहीं है, तो यहाँ पर सार्थक अंकों की संख्या कितनी हो गई, 2। मैंने लिखा 300 लिखा मैंने यहाँ पर 363 लिखा। अब कितने हैं इसमें सार्थक अंक, 1 2 3, 1 अंक 2 अंक और 3 अंक, ये पहला अंक हो गया, ये दूसरा तीसरा, कितने सार्थक अंक हो गए यहाँ पर, 3। अशून्य अंक है, अशून्य अंक, अशून्य संख्या में अशून्य अंक हो, संख्या है इसमें अशून्य अंक है, जीरो नहीं है, मतलब जीरो ना हो, ऐसी संख्या जिसमें कोई जीरो ना हो, तो उसमें जितने अंक हैं उस संख्या में वो सारे सार्थक अंक कहलाते हैं। 363 हो गए। ऐसी और उदाहरण देखें, यहाँ पर मैंने एक उदाहरण दिया, ये 37, ये है 3 7 6 5 2 लिखा है, यहाँ पर एक संख्या लिखी है हमने, ये संख्या लिखी है 37,652 लिखी है। तो सार्थक अंक कितने होंगे, देखो यहाँ पर कोई शून्य है, पहला अंक 3 है, दूसरा 7 है, फिर 6 है, फिर 5 है, फिर 2 है, सारे के सारे क्या हैं, अशून्य अंक है, शून्य नहीं है कोई अंक, ठीक है। तो इसमें सार्थक अंकों की संख्या कितनी हो जाएगी, जितने इसमें अंक हैं, 1 2 3 4 और 5, तो सार्थक अंक कितने हो गए, 5। ऐसे ये 726 लिखा हमने यहाँ पर, तो इसमें कितने अंक हैं, 1 2 3, 1 2 और ये 3 अंक है, तो सार्थक अंकों की संख्या 3। तो अगर कोई ऐसी संख्या है जिसमें सभी अशून्य अंक हैं तो वो सभी सार्थक अंक होंगे, उसमें जितने अंक होंगे। जैसे ये संख्या आपने देखी, पहला दूसरा उदाहरण हमने दिया। एक और उदाहरण ले लेते हैं, मान लीजिए हमने लिखा 1 9 8 4 5, ठीक है, और ये लिख दिया 7, तो इसमें कितने सार्थक अंक होंगे, देखो कितने सार्थक अंक है, 1 2 3 4 5 और 6, तो सार्थक अंक कितने हो गए इसमें, इस संख्या में सार्थक अंक कितने हो गए, 6 सार्थक अंक हो गए इसमें। कितने सार्थक अंक हो गए, 6, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है जो पहला वाला नियम है
कि अगर कोई आपके पास ऐसी संख्या है जिसमें अशून्य अंक नहीं है, सॉरी अशून्य अंक हैं, सारे के सारे क्या हैं, अशून्य अंक है, यानी शून्य नहीं है, कोई शून्य ना हो किसी संख्या में, तो उसमें जितने अंक होते हैं उस संख्या में वो सब क्या होंगे, सार्थक अंक होंगे। पहला नियम क्लियर। दूसरा देखें, अब देखो दो अशून्य अंकों के बीच दो अशून्य अंक हैं और उनके बीच सभी शून्य सार्थक अंक होंगे। बात समझ में आई। पहले तो आपके पास अभी तक कैसी संख्या थी, ऐसी संख्या थी, जैसे 2, 6, 5, 9, ये तो सभी अशून्य अंक हैं, इसमें कोई शून्य अंक नहीं है। अब मैंने लिखा यहाँ पर, मान लीजिए 2, 0, 6, 5, 9 लिख दिया। अब यहाँ पर सारे अशून्य अंक नहीं है, देखो 2 है, उसके बाद ये शून्य आ गया, ये अशून्य अंक नहीं है, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या होगा, इस स्थिति में यहाँ पर कितने सार्थक अंक हैं, 1, 2, 3, 4, यहाँ पर तो 4 है, किंतु यहाँ पर कितने हो जाएंगे सार्थक अंक, ये 20,652, जो ये 20,659 हमने लिखा है यहाँ पर, इसमें कितने सार्थक अंक हो जाए, ये जीरो भी अब सार्थक अंक में काउंट होगा, 1, 2, 3, 4 और 5। दो अशून्य अंकों के बीच 2 और 6 के बीच जीरो आया है, 2 और 6 के बीच क्या आया है, जीरो। अगर जीरो बीच में है अशून्य अंकों के बीच में, तो ये भी सार्थक अंक में काउंट होगा। तो कितने सार्थक अंक हो गए टोटल, 1, 2, 3, 4 और 5। तो यहाँ पर कितने सार्थक अंक हो गए, 5। ऐसी और उदाहरण देख लेते हैं, जैसे यहाँ पर लिखा है हमने 1084 लिखा है, तो 1084 है, तो जीरो क्या है, 1 और 8 के बीच है, दो अशून्य अंकों के बीच है, 1 और 8 के बीच है जीरो। तो सार्थक अंक कितने हो जाएंगे इसमें, आप सबको गिनेंगे, पहला 1 अंक हो गया, फिर 0 हो गया, फिर 8 हो गया, फिर 4, कितने अंक हो गए, 4, 1, 2, 3, 4, तो सार्थक अंक कितने हो गए, 4। ऐसे इसमें कितने दूसरे वाले, ये जो दूसरा है उदाहरण है, इसमें सार्थक अंक देखो, यहाँ पर कितना, पहला अंक है 5, फिर कितना 3, फिर 2, फिर 6, फिर 0, फिर 9। तो यहाँ पर 0 किस किस के बीच है, 6 और 9 के बीच है, अशून्य अंकों के बीच है। फिर 9 के बाद फिर 0 आया, फिर 3 आया, यहाँ पर ये वाला 0 किस किस के बीच है, 9 और 3 के बीच है, अशून्य अंकों के बीच है। तो ये सारे के सारे क्या होंगे, सार्थक अंक होंगे। कितने सार्थक अंक हो जाएंगे इसमें, देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, टोटल जितने अंक हैं इसमें, इस संख्या में, तो ये सब के सब क्या होंगे, सार्थक अंक होंगे। अगर बीच में आ रहा है जीरो, एकदम बाईं साइड भी नहीं है और एकदम दाईं साइड भी नहीं है, बीच में आ रहा है, अशून्य अंकों के बीच में आ रहा है, तो वो सार्थक अंक, वो जीरो भी सार्थक अंक में क्या होगा, सम्मिलित होगा। अभी दशमलव वाली संख्या जैसे यहाँ पर हमने लिखी 205.67, तो यहाँ पर देखो ये जो जीरो है यहाँ पर 2 और 5 के बीच आया है, ये भी सार्थक अंक में सम्मिलित होगा। तो कितने सार्थक अंक होगा यहाँ पर, देखो 1, 2, 3, 4 और 5, सार्थक अंक कितने हो गए, 5। जीरो बीच में आ रहा है, दो अशून्य अंकों के बीच में आ रहा है, तो ये भी सार्थक अंक होगा। इसी तरह से चौथा वाला उदाहरण देखें जरा, ये 45.09, तो यहाँ पर 45.09 लिखा हमने, लिखा, तो ये क्या है, सार्थक अंक है। यहाँ पर जीरो कहाँ है, 5 और 9 के, दशमलव तो है ही, पर जीरो 5 और 9 के बीच है, तो ये भी सार्थक अंक। कितने सार्थक अंक होंगे यहाँ, 4 सार्थक अंक होंगे, ठीक है। इसी तरह से ये पांचवा है उदाहरण, यहाँ पर देखो 3, 0, 0, 0, 0, 6, ये 3 के बाद 4 जीरो है, फिर 6, तो पहला अंक अशून्य है, ये पहला अंक 3 है, ये अशून्य है, और ये लास्ट वाला अंक 6 भी अशून्य है, और दो अशून्य अंकों के बीच जितने जीरो है वो सब सार्थक अंकों में आएंगे, ठीक है। तो कितने हो गए टोटल, कितने अंक हो गए इसमें, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, तो सार्थक अंकों की संख्या कितनी हो गई, 6। तो दोनों नियम आप समझ गए होंगे। अगर किसी संख्या में सारे के सारे अशून्य अंक हैं तो सार्थक अंक होते हैं, सारे के सारे सार्थक अंक होंगे, उसमें जितने अंक हैं उनकी टोटल संख्या सार्थक अंक होगी। अगर दो अशून्य अंकों के बीच अगर आपका जीरो आ रहा है, दो अशून्य अंकों के बीच आपने देखना, दो अशून्य अंकों के बीच अगर जीरो आ रहा है, तो वो उस संख्या में जितने अंक होंगे वो सब क्या होंगे, सार्थक अंक होंगे, ठीक। अब तीसरा वाला, अब ये समझने वाला है यहाँ पर। तीसरा, दशमलव बिंदु से पहले अगर अशून्य अंक है, दशमलव बिंदु है और उससे पहले क्या अशून्य अंक है, ठीक है, अशून्य अंक न होने पर, सॉरी क्या लिखा है यहाँ पर, दशमलव बिंदु से पहले अशून्य अंक न होने पर, दशमलव से पहले अगर अशून्य अंक नहीं है तो क्या होता है, दशमलव बिंदु के बाद पहले अशून्य अंक के बाद सभी शून्य सार्थक अंक होंगे। बात समझ में आई। मान लीजिए हमने यहाँ पर संख्या लिखी 0.589 लिखी और फिर ये लास्ट में जीरो लिख दिया हमने,
ठीक। तो यहाँ पर देख लो दशमलव अंक है, इससे पहले अशून्य अंक नहीं है, दशमलव से पहले क्या जीरो है, यानी शून्य अंक है। ऐसा नहीं है, अगर ऐसा लिख देते हम यहाँ पर मान लीजिए 2.589 लिख देते, तब तो हम कहते हैं कि दशमलव से पहले अशून्य अंक है। ठीक है, किंतु यहाँ पर हमारे पास किस प्रकार का उदाहरण हम ले रहे हैं कि हमारे पास दशमलव से पहले क्या नहीं है। मान लीजिए ये संख्या हमने ली कोई, दशमलव से पहले अशून्य अंक नहीं है, यानी शून्य, दशमलव से पहले शून्य है केवल, दशमलव से पहले कोई अंक नहीं है, शून्य है केवल। तो तब क्या होता है, जो पहला अशून्य अंक होता है, दशमलव के बाद पहला अशून्य अंक होता है, उसके बाद जितने अंक होंगे वो सब सार्थक अंकों में आएंगे। ठीक है, ये दशमलव अंक है। अगर इससे पहले क्या है, जीरो है, दशमलव से पहले अगर जीरो है तो उसके बाद दशमलव के बाद जो पहला अशून्य अंक है, दशमलव के बाद जो पहला अशून्य अंक होगा, उसके बाद सारे अंक क्या होंगे, आपके सार्थक अंक हो। तो इसमें कितने सार्थक अंक हो गए, 1 2 3 और 4। ये जीरो वाला नहीं होगा सार्थक अंक। ठीक है, सार्थक अंक दशमलव के बाद जो पहला अशून्य अंक है उसके बाद ही सारे सार्थक अंक होंगे। तो कितने सार्थक अंक हुए यहाँ पर, 4। जैसे यहीं पर एक उदाहरण ये देखो, ये पहला उदाहरण है, ये 0.780। तो जीरो दशमलव से पहले शून्य है, यानी अशून्य अंक नहीं है, शून्य है। तो दशमलव के बाद जो पहला अशून्य अंक है वो कौन है, 7। तो 7 के बाद जितने अंक होंगे 7 8 0 0, ये सारे सार्थक अंक है। कितने हैं दशमलव के बाद, ये 7 के बाद कितने, 7 से लेकर ये लास्ट तक कितने अंक हैं, 4 है, 7 8 0, 4 अंक है। तो सार्थक अंकों की संख्या कितनी होगी, 4। इसी तरह से यहाँ पर देखिए दूसरे उदाहरण में देखो, 0.953000 लिखा हमने। तो ये दशमलव से पहले क्या है, शून्य है। तो दशमलव से पहले अगर शून्य है तो दशमलव के बाद पहला आपने अशून्य अंक देखना। पहला शून्य अंक कौन है यहाँ पर, 9। तो 9 के बाद जितने अंक है, 9 से लेकर जितने अंक लास्ट तक है, 9 5 1, ये पहला 9 हो गया, फिर 5, फिर 3, फिर 0 0 0, ये सारे सार्थक अंक है। कितने सार्थक अंक है, 1 2 3 4 5 और 6 आप गिन सकते हैं। पहला अंक कौन सा है इसमें, ये 9, फिर ये 5 दूसरा, ये 3 तीसरा, फिर 0 चौथा, फिर ये वाला 0 पांचवा और ये लास्ट वाला 0 छठा। तो सार्थक अंक कितने हो गए, 6। क्या बोला, अगर दशमलव से पहले जीरो है, दशमलव से पहले जीरो है तो दशमलव के बाद जो पहला अशून्य अंक है उसके बाद उससे लेकर लास्ट तक सारे अंक क्या होंगे, सार्थक अंक होंगे। ठीक है, यही हमने यहाँ पर लिखा है, आप इस नियम को देख सकते हैं। अब ये तीसरा और चौथा लगभग एक जैसा है, पर इसमें थोड़ा अंतर है, इसको समझना है। तीसरे और चौथे वाले को, दशमलव बिंदु से पहले अशून्य अंक न होने पर, यहाँ पे भी वही है, दशमलव से पहले अशून्य अंक ना हो, यहाँ ऊपर भी वही था, दशमलव से पहले अशून्य अंक न होने पर दशमलव बिंदु तथा उसके बाद पहले अशून्य अंकों के बीच के शून्य सार्थक अंक नहीं होते हैं। देखो अभी तक 2 मैं यहाँ पर संख्याएं लिखता हूँ, आप इन दोनों उदाहरणों से समझ सकते हैं। तीसरे चौथे के लिए मैंने लिखा 0.7800, तो इसमें कितने सार्थक अंक थे, ये सारे के सारे सार्थक अंक हैं। कितने सार्थक अंक हैं इसमें, 4। यहाँ पर कितने सार्थक अंक हो गए, 4 सार्थक अंक हो गए। ये दशमलव के बाद, दशमलव से पहले 0 है और दशमलव के बाद पहला अशून्य अंक 7 है, तो 7 से लेकर लास्ट तक सारे कितने हो गए, सार्थक अंक हो गए। तो इस 4 सार्थक अंक हो गए। किंतु अगर मैं इसको ऐसा लिखता हूँ, देखो 0.0 और मान लीजिए कोई संख्या लिखी मैंने यहाँ पर, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा 7 8 9 0 0 लिखा मैंने, मान लीजिए। तो अब देखो इसमें कितने सार्थक अंक हो, देखो दशमलव से पहले तो 0 यहाँ भी है, जैसे यहाँ था दशमलव से पहले, किंतु यहाँ देखो दशमलव के बाद 0 आ गया, आया ना। तो अब ये सार्थक अंक में नहीं होगा। सार्थक अंक का प्रारंभ कहाँ से करेंगे, जो पहला आपका अशून्य अंक होगा वहाँ से करेंगे आप। तो अशून्य अंक कौन है, पहला 7, तो 7 से लेकर ये लास्ट तक। अब इसमें सार्थक अंक कितने होंगे, 1 2 3 4 और 5, यहाँ 5 सार्थक अंक होंगे। ये 0 नहीं आएगा, ये वाला 0 सार्थक अंक में नहीं आएगा। एक उदाहरण यहाँ पर भी देख लो, जैसे यहाँ पर है ये एग्जाम्पल, ये लिया मैंने यहाँ पर 0.062। तो यहाँ पर सार्थक अंक कहाँ से प्रारंभ होगा, अगर सार्थक अंक देखेंगे तो दशमलव से पहले 0 है, दशमलव से पहले, और देखो उसके बाद जो आप सार्थक अंक लेंगे वो 6 से स्टार्ट करेंगे, 0 से। इस वाले 0 दशमलव के बाद 0 वाले से नहीं करेंगे सार्थक अंक। तो इसमें सार्थक अंक कितने होंगे, 2, 6 और 2, 2 अंक हैं यहाँ पर सार्थक अंक। इस वाली संख्या में सार्थक अंक कौन आएगा, 6 और ये 2 वाला जो नंबर है। तो कितने अंक हैं यहाँ पर, सार्थक अंक 2 हैं, 6 और 2।
ठीक है, ये अगला वाला उदाहरण और स्पष्ट कर देगा आपको। तो यहाँ पर देखो दशमलव से पहले क्या है, जीरो है, दशमलव के बाद फिर ये 0 0 0 7 5 3 लिखा। तो सार्थक अंक कहाँ से शुरू होगा, यहाँ 7 से होगा, न कि 0 से। इस वाले 0 से नहीं होगा, दशमलव के बाद 0 से। सार्थक अंक 7 से शुरू होगा। तो कितने सार्थक अंक है यहाँ पर, 7, 5 और 3। ये तीन है केवल सार्थक अंक। बात समझ में आ रही है। ये तीसरा और ये चौथा दोनों एक जैसे हैं लगभग दिखने में। दोनों में क्या है, दशमलव से पहले अगर 0 है, दशमलव से पहले 0 है, तो दशमलव के बाद आपने पहला अशून्य अंक देखना है और वहाँ से सार्थक अंक प्रारंभ होगा। अगर दशमलव के बाद 0 है, जस्ट बाद 0 है, तो सार्थक अंकों की श्रेणी में नहीं आता है। ठीक है, तो क्या करेंगे आप, अगर दशमलव से पहले 0 है तो आपने क्या देखना है, दशमलव के बाद पहला शून्य अंक देखना है और वहाँ से लेकर और लास्ट तक जितने अंक होंगे सब सार्थक अंक होंगे। ये तीसरा और चौथा उदाहरण आपने तीसरा और चौथा नियम देख लिया। अब ये पांचवा है, यदि दशमलव बिंदु से पहले अशून्य अंक है। अब अशून्य अंक है, अभी तक अशून्य अंक की बात नहीं थी, अभी तक 0 था, दशमलव से पहले 0 था। अब दशमलव से पहले 0 ना हो तो तब क्या होता है कि दशमलव बिंदु के दाहिनी ओर सभी शून्य सार्थक अंक होते हैं। जैसे हमने लिख दिया यहाँ पर 5.23000 लिख दिया। अब देखो दशमलव से पहले 0 नहीं है, अभी तक जो हमने तीसरा चौथा नियम देखा था उसमें दशमलव से पहले 0 था। तो अगर अब दशमलव से पहले 0 नहीं है, कोई अशून्य अंक है, तो इसके बाद की सारे 0, ये सब 0 क्या आएंगे, सार्थक। कितने सार्थक अंक हो जाएंगे इसमें, देखो 1 2 3 4 5 और 6। अब ये जो 0 हैं, दाहिनी ओर के जो 0 हैं, वो सब सार्थक अंकों में आएंगे, क्योंकि दशमलव से पहले क्या आ गया, अब अशून्य अंक आ गया, 0 नहीं है। तो कितने सार्थक अंक हुए इसमें, 1 2 3 4 5 और 6, यहाँ 6 सार्थक अंक हुए। और उदाहरण देख लेते हैं यहाँ पर, जो ये पांचवा उदाहरण है, पांचवा नियम है, यहाँ पर लिखा है हमने ये 3.200। तो कितने सार्थक अंक हो गए, दशमलव से पहले ये 3 है, अशून्य अंक है। ठीक है, तो ये भी सार्थक अंक होगा, 3 से स्टार्ट होगा, 3, फिर ये 2 हो गया, फिर ये 0 हो गया और ये दूसरा ये 0 हो गया। तो कितने सार्थक अंक है यहाँ, 4, 1 2 3 और ये 4 सार्थक अंक हो गए। सार्थक अंक कितने हो गए, 4। ठीक है, इसी तरह से ये दूसरा है उदाहरण, यहाँ पर लिखा हमने 4.560000। तो यहाँ पर ये 4 दशमलव से पहले अशून्य अंक है, तो इसके बाद के सारे अंक क्या होंगे, सार्थक अंक। 4 से लेकर 4 1, फिर ये दूसरा अंक, फिर ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा और ये छठा। 6 अंक हैं, यहाँ पर गिन सकते हैं आप, 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है ना, 6 अंक हैं यहाँ पर, इस संख्या में पूरी 6 अंक है। तो सार्थक अंक कितने हो गए, 6 हो गए। अगर दशमलव से पहले अशून्य अंक है तब है ये स्थिति। ठीक है, तो ये पांचवा आपका है नियम सार्थक अंकों से संबंधित। अब अगला है छठा नियम, बिना दशमलव वाली किसी संख्या में अशून्य अंकों के दाहिनी ओर के सभी शून्य सार्थक अंक होते हैं यदि संख्या का प्रयोग मापन के लिए हो रहा है। जैसा आपने लिखा 1230, जैसे पहला वाला उदाहरण हम यहीं पर ले रहे हैं, 1230 मीटर लिखा। ठीक है, ये मात्रक लगा दिया आपने, मापन कर रहे हैं आप, संख्या के बाद कोई मात्रक लिखा यानी मापन हो रहा है। तो ये 0 जो है ये सार्थक अंकों में आएगा। कितने सार्थक अंक हो गए यहाँ पर, 4, 1 2 3 और 4 अंक है, तो 4 सार्थक अंक हो गए। ये लिखा हमने यहाँ पर, देखो ये लिखा हमने यहाँ पर 1230। तो कितने सार्थक अंक हो गए यहाँ, 4, क्योंकि यहाँ हमने मीटर लिख दिया यानी कोई मात्रक लिखा है। ऐसे ही दूसरा उदाहरण है, जैसे यहाँ पर लिखा हमने ये 2 5 6 7 9 और इसके आगे 4 0 लगाए, किलोग्राम। तो ये किलोग्राम हमने यहाँ लिख दिया, इसके आगे किलोग्राम। तो अब ये सारे अंक जितने 0 हैं ये भी सार्थक अंक में आएंगे। तो सार्थक अंक कितने हो गए आप देख सकते हैं यहाँ पर, 1 2 अंक गिन सकते हैं। कितने अंक हैं इस संख्या में, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 अंक हैं टोटल। तो सार्थक अंक कितने हो गए, 9। ठीक है, इसी तरह से आपने मान लीजिए ऐसा लिख दिया 526 सेकंड लिख दिया, मात्रक लिख दिया, मतलब मापन कर रहे हैं आप, संख्या के आगे कोई मात्रक लिखा, तो इसमें कितने सार्थक अंक होंगे, 3। या इस तरह से लिख दिया आपने 5 2 6 0 0, इतना सेकंड लिख दिया ये। ठीक है, तो यहाँ पर कितने सार्थक अंक हो गए, 1 2 3 4 और 5 सार्थक अंक हो गए।
ठीक। तो कहने का अर्थ ये है कि अगर आप मापन के लिए किसी संख्या का प्रयोग कर रहे हैं, यानी संख्या के बाद कोई मात्रक लिखा है, तो उसमें जितने अंक होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, सार्थक अंक कहलाते हैं। ठीक है, जितने हैं जीरो सहित सब सार्थक अंक होंगे। किंतु अगर आपने बिना दशमलव वाली संख्याओं की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है, दशमलव नहीं है जिनमें। अब बिना दशमलव वाली किसी संख्या में अशून्य अंकों के दाहिनी ओर के सभी शून्य सार्थक अंक नहीं होते हैं। कब? यदि संख्या का प्रयोग मापन के लिए नहीं हो रहा है। जैसे यहाँ पर था अभी, ये आपने लिखा 1230 मीटर, तो इसमें कितने सार्थक अंक हुए? इसमें मीटर लिखा आपने, जो मीटर लिखा या शॉर्ट में भी लिख सकते हैं मी, तो इसमें कितने सार्थक अंक हुए? 4। किंतु अगर आपने लिखा 1230 और इसके आगे मात्रक नहीं लिखा, मापन के लिए प्रयोग नहीं हो रहा है, तो अब इसमें सार्थक अंक कितने होंगे? अब 4 नहीं होंगे, अब सार्थक अंक कितने होंगे? 3। 1 2 3, ये जीरो नहीं आएगा सार्थक अंक में। बात समझ में आई? बिना दशमलव, जिसमें जिन संख्याओं में दशमलव नहीं होता है, उसमें दाहिनी ओर के जो जीरो है, संख्या के दाहिनी ओर के जो जीरो है, अगर लास्ट में आपने मात्रक लिखा है तो वो जीरो भी सार्थक अंकों में सम्मिलित होंगे। और अगर आपने उसके आगे कोई मात्रक नहीं लिखा, यानी वो मापन के लिए प्रयोग नहीं हो रही है वो संख्या, तब वो जो दाहिनी ओर का जीरो है वो सार्थक अंकों में नहीं आ रहा है। जैसे यहाँ पर ये वाला जीरो सार्थक अंक में नहीं आया, यहाँ पर केवल ये 1 2 3 यहीं तक आई संख्या सार्थक अंकों में। एक और उदाहरण ले लेते हैं। मान लीजिए आपने लिखा 5 2 6 9 8 0 0 और यहाँ पर लिख दिया आपने किलोग्राम। ठीक है, किलोग्राम लिखा आपने, तो इसमें कितने सार्थक अंक हो गए? देखो 1 2 3 4 5 6 और 7, यहाँ पर 7 सार्थक अंक होंगे, क्योंकि आपने मापन के लिए प्रयोग कर रहे हैं, किलोग्राम लिखा है। किंतु अगर इसमें आप केवल ऐसे लिखते 5 2 6 9 8 0 0 लिखते, इसके आगे कोई मात्रक नहीं लिखते, ना कोई भी मात्रक आपने नहीं लिखा है, यानी मापन के लिए ये संख्या प्रयोग नहीं हो रही, केवल संख्या लिखी है आपने, तब इसमें कितने सार्थक अंक होंगे? अब 1 2, ये 1 2 3 4 और 5, बस ये 5 ही सार्थक अंक होंगे, यहाँ यहीं तक होंगे सार्थक अंक। ये वाले जीरो सार्थक अंकों में नहीं आएंगे, क्योंकि ये मापन के लिए प्रयोग नहीं हो रहे हैं बिना दशमलव वाली संख्याओं में। ठीक है, बीच में आता जीरो तब तो काउंट होता, किंतु सबसे दाहिनी ओर हो, लास्ट में हो जो जीरो, ठीक है, तब वो सार्थक अंक नहीं होंगे अगर आप उनका प्रयोग मापन के लिए नहीं कर रहे हैं। तो ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं, छठा और सातवां, इसको आप ध्यान से समझिए। ये उदाहरण भी दे रखे हमने यहाँ पर, देखो ये 1230 है, यहाँ मात्रक नहीं है, तो सार्थक अंक कितने हो गए? 3 हो गए, आप गिन सकते हैं, ये जीरो नहीं काउंट होगा इसमें। इसी तरह से ये वाली जो संख्या है 2 5 6 7 9 तक ही गिनेंगे आप, लास्ट के जो 4 जीरो हैं ये सार्थक अंकों में नहीं आएंगे, तो ये 2 1 2 3 4 और 5, कितने सार्थक अंक हुए इसमें? 5 सार्थक अंक हुए। ऐसे ये तीसरा उदाहरण हमने लिया यहाँ पर ये 520 लिखा है, इसके आगे मात्रक नहीं लिखा है, मापन के लिए प्रयोग नहीं हो रहा, तो कितने सार्थक अंक हो गए? ये 5 और एक ये 2 आएगा, तो कितने सार्थक अंक हो गए इसमें? सार्थक अंक 2, जीरो नहीं आएगा, लास्ट वाला जीरो सार्थक अंकों में नहीं आएगा यहाँ पर। ठीक है, तो ये समझ गए होंगे। अब अगला है 8वां कि मात्रक की पद्धति बदलने पर सार्थक अंकों की संख्या नहीं बदलती है, और वही रहती है सार्थक अंकों की संख्या जो मूल रूप से थी, जो आपके पास पहले का जो मात्रक है। जैसे आपने लिखा 2 मीटर, ये 2.0 मीटर लिखा, आपने लिखा 2 मीटर या 2.0 मीटर, तो यहाँ पर सार्थक अंक कितने होंगे? 2.0 लिख दिया आपने। 2 दशमलव से पहले क्या है? अशून्य अंक है, तो दशमलव, ये जीरो भी क्या आएगा? सार्थक अंक में आएगा, तो ये 2.0 का मतलब इसमें सार्थक अंक कितने हो गए? 2 हो गए। अब 2 मीटर को आपने सेंटीमीटर में बदला, तो सेंटीमीटर, 2 मीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे, 100 से गुणा करेंगे, 2.0 गुणा 100, तो कितना हो जाएगा? ये 2 के आगे 4 जीरो लग जाएगा, दशमलव के बाद 1 अंक होगा, तो लास्ट वाले जीरो से पहले ये दशमलव लग गया, सेंटीमीटर में बदल दिया आपने। सेंटीमीटर में बदलना आता है आपको, ठीक है। 2 मीटर को आप 200 सेंटीमीटर लिख सकते हैं, 200 सेंटीमीटर आपने तो इसमें सार्थक अंक कितने होंगे? इतने ही होंगे जितने ये पहले थे इसमें, 2 मीटर, क्योंकि मीटर को सेंटीमीटर में बदला आपने, मात्रक की पद्धति बदल दी, तो सार्थक अंक इसमें 2 ही होंगे। अब इसमें 4 नहीं होंगे सार्थक अंक, यहाँ पर 4 मत लिख देना। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मात्रक की पद्धति आपने बदल दी है, तो मात्रक की पद्धति बदलने पर सार्थक अंकों की संख्या नहीं बदलती, वही रहती है, सेम रहती है। एक और उदाहरण देख लीजिए, जैसे ये लिखा आपने 0.432 मीटर लिखा, तो इसमें सार्थक अंक क्या होगा? देखो दशमलव से पहले जीरो है, तो आपने दशमलव के बाद जो पहला अशून्य अंक कौन है? 4, वहाँ से सार्थक अंक शुरू होंगे, 4 3 2, ठीक है। सार्थक अंक कितने हो गए? 1 2 3, कितने अंक हैं? 4 से लेकर 2 तक 3 अंक हैं, तो सार्थक अंक कितने हो गए? 3 हो गए।
अब इस मीटर को आपने किस में बदला, सेंटीमीटर में बदला। 0.432 मीटर को आपने सेंटीमीटर में बदला। यहाँ पर सेंटीमीटर लिख देंगे आप, ठीक है, यहाँ पर मैंने लिखा नहीं है, यहाँ पर आप सेंटीमीटर लिख दें, चाहे हिंदी में लिखें चाहे इंग्लिश में लिखें, यहाँ पर सेंटीमीटर लिख देना। 0.732 गुणा 100, तो 100 से गुणा किया तो कितना हो जाएगा, 4 3 2 के आगे 2 जीरो और बढ़ जाएंगे, और दशमलव के बाद कितने अंक होने चाहिए, 3, दशमलव के बाद 3 अंक होने चाहिए। तो दशमलव कहाँ पर लग गया, ये 2 के से पहले लग गया, ठीक है। तो ये इतना सेंटीमीटर आया है, ये क्या है, सेंटीमीटर है, यहाँ पर सेंटीमीटर लिख लेना आप, ठीक है, ये सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर में बदला। तो अब यहाँ पर जो सार्थक अंक होंगे कितने होंगे, 3 ही होंगे, क्योंकि जो ये मीटर में था, जो ओरिजिनल जो था उसमें सार्थक अंक कितने थे आपके यहाँ पर, जो कितने थे, 3 थे। जब आपके पास ये था 0.732 मीटर था, इसमें सार्थक अंक कितने, 3 थे। अब मात्रक की पद्धति बदल दिया आपने, इसको सेंटीमीटर बना दिया, ठीक है। तो यहाँ पर भी सार्थक अंक 3 ही होंगे, ऐसा नहीं कि इसमें अब सार्थक अंक चेंज हो जाएंगे, सार्थक अंक वही रहते हैं। मात्रक की पद्धति बदलने पर सार्थक अंकों की संख्या वही रहती है, सेम रहती है, चेंज नहीं होती, ठीक। तो ये 8वां नियम था। अब अगला नियम, 9वां नियम, दशमलव की स्थिति का सार्थक अंकों की संख्या पर प्रभाव नहीं पड़ता है। दशमलव का प्रभाव नहीं पड़ता है, दशमलव का सार्थक अंकों की संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे हमने लिखा, देखो 6.2 सेंटीमीटर लिखा, तो सार्थक अंक कितने हो गए, एक 6 हो गए, एक 2 हो गया, तो सार्थक अंक 2 हो गए। अब यहाँ पर हमने लिखा 62 मिलीमीटर, 62, तो दशमलव नहीं लगा रखा है यहाँ पर दशमलव नहीं है, तो सार्थक अंक कितने हो गए, 2 ही हो गए, सेम ही है, उसमें भी 2 हैं, 6.2 सेंटीमीटर में, 62 मिलीमीटर में भी 2। तो कहने का मतलब दशमलव का फर्क नहीं पड़ता है, जो नियम अभी तक हमने स्टडी किए उसके हिसाब से सार्थक अंक होंगे, ठीक है। इसी तरह से ये लिखा है आपने यहाँ पर, ये दूसरा उदाहरण देखो, 9.1250, तो इसमें सार्थक कितने हो गए, देखो, एक 9 हो गया, एक 1 2 और फिर 5 और 0, कितने अंक हो गए, 1 2 3 4 और 5, तो सार्थक अंक कितने हो गए, 5। अब ये दशमलव देखो यहाँ लगा दिया, अभी 9.1250 था, अब हमने ये लिख दिया 912, दशमलव ये दो स्थान आगे हमने बढ़ा दिया यहाँ पर, तो इसमें भी कितने सार्थक अंक होंगे, 5 ही सार्थक अंक होंगे। तो आ रहा है दशमलव की स्थिति का सार्थक अंकों की संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। देखो दशमलव आप चाहे 9.1250 रखा, वहां पर भी सार्थक अंक उतने ही थे, चाहे आप इसमें लिखो 912.550 लिखा आपने, 912.50, दशमलव 2 खाने आगे 2 स्थान आगे बढ़ गया, तब भी सार्थक अंक 5 ही। तो कहने का अर्थ यह है कि दशमलव की स्थिति का सार्थक अंकों की संख्या पर प्रभाव नहीं पड़ता है, बल्कि सार्थक अंक किस हिसाब से देखेंगे आप, जो अभी तक हमने ये नियम पढ़े हैं, अभी तक जितने 9 नियम, इससे पहले के 8 नियम पढ़े, उसके आधार पर आप सार्थक अंकों की गणना करेंगे, कितने सार्थक अंक उस संख्या में हैं। अब ये 10वां भी इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जाता है बहुत बार परीक्षा में, कि यदि संख्या को 10 की घात के रूप में लिख पा रहे हैं आप, अगर संख्या को किसके रूप में लिखा आपने, 10 की घात के रूप में लिखा जाए, 10 की घात के रूप में, तो उसमें सार्थक अंकों पर, उसके सार्थक अंकों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जैसे एक उदाहरण ले लेते हैं यहाँ पर, जैसे मैंने लिखा 3.26 गुणा 10 की घात 9 लिखा मैंने, और एक लिखा मैंने इसी संख्या को 3.26 लिखा मैंने, और गुणा लिख दिया मैंने 10 की घात 12। तो यहाँ पर देखो 10 की घात के रूप में मैंने ये भी लिखा, एक बार 10 की घात 9 के रूप में लिखा, एक बार 10 की घात 12 के रूप में लिखा। तो यहाँ पर जो सार्थक अंक होंगे इसमें भी कितने होंगे, 3 होंगे, और इसमें भी 3 होंगे। ये घात का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, जो घात उसके साथ है 10 की घात के रूप में अगर जो हमने लिखा है उसका कोई प्रभाव सार्थक अंकों पर नहीं पड़ा। यहाँ भी उतने ही सार्थक हैं, यहाँ भी उतने ही, आप घात में 10 की घात कितना भी लिख लें उसको, 10 की घात के रूप में अगर आपने लिखी है संख्याओं को, तो सार्थक अंकों की जो सार्थक अंक है उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता 10 की घात का। जैसे ये लिखा, देखो एक उदाहरण यहाँ पर देखो, 29.6 गुणा 10 की घात 8 लिखा, तो इसमें सार्थक अंक कितने हो गए, देखो 3 1 2 9 6, कितने अंक हो गए, 3 अंक हो गए, तो इसमें सार्थक अंक 3 है, ये 10 की घात 8 का कोई प्रभाव नहीं है। ऐसे 29.6 गुणा 10 की घात ऋण 8 लिखा, ऋण 8 के रूप में हमने लिख दिया इसको, ठीक है, माइनस घात, ये प्लस घात है, ये माइनस घात है, तो सार्थक अंक कितने, 3 ही, कोई प्रभाव नहीं पड़ा, सार्थक अंक उतने नहीं है। अभी देखो इसी के साथ मैंने एक और लिखा है 29.6, यहाँ पर हमने 10 की घात कितनी है, अगर हम यहाँ पर 10 की घात लिखना चाहें तो 1 है, यहाँ पर 10 की घात कितनी है, 0 है, सॉरी, यहाँ पर 10 की घात कितनी है, 0 है, तो सार्थक अंक कितनी है, फिर भी 3 है, ठीक है। दूसरा उदाहरण और स्पष्ट कर रहा है आपको, देखो यहाँ पर है 15.5
15.246 गुणा 10 की घात 7 लिखा है, 15.246 गुणा 10 की घात। सार्थक अंक कितने हैं इसमें, देखो कितने हैं इसमें, कुल अंक कितने, 5, एक, फिर 5 दूसरा, फिर 2 तीसरा, चौथा और ये 5वां, 5 अंक हैं इस संख्या में। तो सार्थक अंक कितने हो गए, 5। इसका कोई फर्क नहीं पड़ा, इस 10 की घात 7 का कोई फर्क नहीं पड़ा इस पर। फिर मैंने लिखा 15.246, वही संख्या लिखी और 10 की घात 6 लिख दी, तो सार्थक अंक इसमें भी 5 होंगे, इसका फर्क नहीं पड़ेगा। आपने इस संख्या को देख रहे हैं, यानी अगर 10 की घात के रूप में आप किसी संख्या को लिख रहे हैं तो 10 की घात पर आपने ध्यान नहीं देना है, बल्कि जो संख्या है उसके साथ जो संख्या है उसके अंकों को गिनना है, कितने अंक हैं उस हिसाब से आप सार्थक अंकों को उसमें लिखेंगे। और नियम का प्रयोग, जो अभी तक हमने नियम प्रयोग किए उन नियमों के आधार पर, ठीक है। तो ये 10 नियम है सार्थक अंकों को लिखने के, कि आप कैसे पता करेंगे कि संख्या में कितने सार्थक अंक हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 10 नियम की प्रैक्टिस आप कर लीजिए, अलग अलग उदाहरणों पर प्रैक्टिस कर लीजिए। कुछ उदाहरण हमने यहाँ पर दिए हुए हैं, 2-3 उदाहरण हमने दिए हुए हैं, तो आप इन पर अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है ना। इस पर एक एक्सरसाइज भी आपको दी जाएगी सार्थक अंकों पर। तो फिलहाल आप इन नियमों को ध्यान से समझिए, रटना नहीं है, समझना है आपने कि किस प्रकार सार्थक अंकों के नियम है और किस प्रकार से आप किसी संख्या में सार्थक अंकों की संख्या का पता कर सकते हैं। तो इन नियमों को ध्यान से देखिए, समझिए इनको, और इस पर विभिन्न उदाहरण करके आप देख सकते हैं। एक एक्सरसाइज आपको इस पर दी जाएगी आपको। अब अगला जो है इसमें, ये तो नियम थे किस चीज़ के, अभी तक सार्थक अंक के नियम, किस प्रकार सार्थक अंकों का पता लगाएंगे, किसी संख्या में कितने सार्थक अंक है। अब है दशमलव संख्याओं का पूर्णांकन करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप अपने डेली यूज़ में भी, डेली जीवन में भी करेंगे, बहुत सारे न्यूमेरिकल प्रश्न में भी इनका प्रयोग किया जाता है। राउंड ऑफ डेसिमल नंबर्स, ठीक है, डेसिमल नंबर का क्या करना है, राउंड ऑफ करना है, दशमलव संख्याओं का पूर्णांकन। तो उसके लिए क्या नियम होते हैं, तो इसके लिए 3 नियम है दशमलव संख्याओं के पूर्णांकन राउंड ऑफ करने के लिए, ठीक है। तो पहला नियम देखते हैं इसमें कि यदि पूर्णांकन बोल रहे हैं हम, पूर्णांकन करना है आपने, यदि पूर्णांकन करने वाला अंक 5 से कम है तो उसे छोड़ देते हैं। जैसे हमारे पास लिखा, हमने मान लीजिए कोई संख्या लिखी है, हमने मान लीजिए हमने लिखी 2.37 और मान लीजिए यहाँ पर लिखा हमने 4। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर जो ये लास्ट अंक पूर्णांकन करना है इसका, तो पूर्णांकन कहाँ से होगा, सबसे दाईं साइड से होगा। दशमलव के बाद ये होता है, दशमलव के बाद से स्टार्ट करते हैं, और उसमें जो सबसे दाईं, दशमलव के बाद जो सबसे दाईं ओर का अंक होगा, सबसे दाईं ओर का, जैसे इसमें सबसे दाईं ओर का अंक कौन है, 4, यहाँ से पूर्णांकन प्रारंभ करेंगे, ठीक है। तो इसका पूर्णांकन करना है, तो देखो सबसे ये दाईं साइड का जो अंक है 5 से कम है। अगर ये 5 से कम है, सबसे दाईं साइड वाला 5 से कम है, तो आप क्या करेंगे, 2.3 और 7 इतना ही छोड़ देंगे। बात समझ में आ रही है, उस अंक को छोड़ देंगे अगर वो 5 से कम है। एक और उदाहरण देख लेते हैं, जैसे मैंने लिखा यहाँ पर 3.41 और मान लीजिए यहाँ पर लिख दिया मैंने 3 और 2, ये लिखा। तो अब दशमलव के बाद सबसे दायां अंक कौन है यहाँ पर, 2, तो ये कितने से कम है, 5 से कम है। तो इसको राउंड ऑफ करना है, आपने पूर्णांकन करना है, इसका राउंड ऑफ करना है। तो कैसे लिखेंगे इसको, 3.41 और 3, ये 2 छोड़ देंगे आप। 2 को क्यों छोड़ देंगे, ये 5 से कम है, ठीक है। अगर ये 5 से कम है तो उसको छोड़ देते हैं। इसी प्रकार इसका पूरा, अब इसका भी देखो, इसका फिर राउंड ऑफ कर सकते हैं हम इसको, क्योंकि लास्ट अंक कितने से कम है, कितने से कम है लास्ट अंक, 3 से कम है, सॉरी 5 से कम है। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, 3.41 लिख सकते हैं। ये फिर ये वाला भी और छोटा हो जाएगा पूर्णांकन में, क्योंकि ये 1 भी कितने से कम है, कितने से कम है, 5 से कम है। तो आप इसको लिख सकते हैं 3.4। तो ये फाइनल आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप पूर्णांकन कर सकते हैं, मतलब दशमलव के बाद एक स्थान तक पूर्णांकन ला सकते हैं लास्ट से देखते हुए। तो आपने पहला नियम, ये तो अभी हम पहले नियम की बात कर रहे हैं, यहाँ पर हम एक उदाहरण से और समझ लेते हैं। जैसे ये लिखा हमने
5 2 4 6। तो देखो 4 है, सबसे दशमलव के बाद सबसे दाईं ओर कौन सा अंक है, ये 4 है। तो 4 को छोड़ देंगे, बाकी आ जाएगा 3.526, 4 हट जाएगा। क्यों? ये 4 5 से कम है। कितने से कम है? ये 5 से कम है। 5 से कम हो अगर सबसे दाईं ओर वाला अंक जिसका पूर्णांकन कर रहे हैं आप, अगर पूर्णांकन कर रहे हैं तो अगर वो 5 से कम है तो आपने वो अंक छोड़ देना है, बाकी उससे पहले के सारे अंक वैसे ही लिख देने हैं। जैसे ये दूसरा उदाहरण देखें, यह वाला 1.243। तो दशमलव के बाद सबसे दाईं ओर का अंक कौन है? ये 3 है। तो 3 क्या है? 5 से कम है। तो इस 3 को छोड़ देंगे, बाकी वैसे लिख देंगे। आपने ये लिख दिया 1.24। अब फिर ये देखो 4, फिर ये 4 जो है सबसे दाईं ओर का अंक जो है, दशमलव के बाद सबसे दाईं ओर का अंक 4 भी क्या है? 5 से कम है। तो इस 4 को भी छोड़ देंगे, आप क्या लिख देंगे? 1.2। तो इस प्रकार से आप पूर्णांकन कर सकते हैं किसी भी संख्या का, अगर 5 से कम है सबसे दाईं ओर वाला अंक, ठीक है, जिसका पूर्णांकन कर रहे हैं, अगर वो 5 से कम है तो इस प्रकार से आपने उस अंक को छोड़ देना, बाकी संख्या को वैसे लिख देना। अब देखो, अगर 5 से अधिक हो, यदि पूर्णांकन करने वाला अंक 5 से अधिक हो तो उससे ठीक बाईं ओर के अंक में 1 जोड़ देते हैं। ठीक है, अभी तक तो ऐसा था। देखो उदाहरण जैसे हमने लिया 3.5264 लिया, तो ये क्या था? 5 से कम था। ये 5 से कम है तो इसको छोड़ दिया, क्या लिख दिया हमने? ये इसका पूर्णांकन करना है 3.526। ठीक, अब हमारे पास कोई दूसरा उदाहरण है। एक दूसरा उदाहरण हम ले लेते हैं यहाँ पर। ये तो पहला है, हमारे पास है 4.236 है, मान लीजिए ऐसा। अब देखो दशमलव के बाद सबसे जो दाईं ओर का अंक है ये 5 से अधिक है। 6 है ना, 5 से अधिक है। अभी तो 5 से कम था, अब 5 से अधिक हो सबसे दाईं ओर का, तो हम क्या करेंगे? इससे पहला वाला अंक जो है उसमें 1 जोड़ देंगे। 4.2 और 3 में क्या जोड़ देंगे? 1 जोड़ देंगे, तो कितना हो जाएगा? 4। तो ये हो गया इसका पूर्णांकन। अगर 5 से कम है सबसे दाईं ओर वाला अंक जिसका पूर्णांकन कर रहे हैं तो उसको छोड़ देते हैं, बाकी संख्या को वैसे लिख देते हैं। और अगर आपका सबसे दायां वाला अंक यानी जिसका पूर्णांकन आप कर रहे हैं, अगर वो 5 से अधिक है तो उससे पहले वाले अंक में कितना जोड़ देंगे? 1 जोड़ देंगे। एक और उदाहरण ले लेते हैं। मान लीजिए आपके पास है इसमें 3, या कोई दूसरा और ले लेते हैं। मान लीजिए है 7.124 और ये 8 है, मान लीजिए यहाँ पर इस तरह से आपने लिखा। तो आप देख रहे हैं सबसे दशमलव के बाद सबसे दाईं ओर का अंक कौन है? 8 है। और ये कितने से बड़ा है? 5 से बड़ा है। 5 से बड़ा है, तो इसका पूर्णांकन करना है आपने। तो कैसे करेंगे? 7.12 और इससे पहले वाला अंक कौन है? 4, इसमें 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 5, क्योंकि ये 5 से अधिक है। एक और उदाहरण देख लीजिए। अगर मान लीजिए ऐसा है 6.23 और मान लीजिए यहाँ पर है 1 और ये है मान लीजिए 7। तो यहाँ पर देखो सबसे दाईं ओर का अंक कितना है? 7 है। ये 5 से अधिक है तो इसका पूर्णांकन करना है, तो कितना हो जाएगा? 7.23 और इस 1 में कितना जुड़ जाएगा? 1 और जुड़ जाएगा, तो कितना आ जाएगा? 2। यानी उससे पहले वाले, ठीक उससे पहले जिसका पूर्णांकन कर रहे हैं उससे ठीक पहले वाले अंक में आप क्या जोड़ देंगे? 1 जोड़ देंगे। तो इसी प्रकार से उदाहरण देख लें आप। यहाँ पर है 4.3216, 4.3216। तो सबसे दाईं ओर वाला अंक कौन है? 6 दशमलव के सबसे बाद सबसे दाईं ओर का अंक कौन है? 6। तो क्या करेंगे आप? आपने क्या करना है? 6 को तो हटा देना है यहाँ से, और बाकी क्या आ जाएगा आपका? 4.32 और जो लास्ट 1 है उससे ठीक पहले वाला उसमें 1 जोड़ दिया, तो कितना आ गया? ये 2 आ गया। ऐसे ही ये देखो ये वाला है 9.4568। तो यहाँ पर कितना है? ये 9.45। और देखो सबसे दाईं ओर वाला अंक कितना है? ये सबसे दाईं ओर वाला 8 है। ठीक है, तो ये 5 से ज़्यादा है, तो ये 6 में कितना जोड़ देंगे आप? 7। इस 6 में कितना जोड़ देंगे? सॉरी 1 जोड़ देंगे, तो 6 में 1 जोड़ देंगे तो कितना आ गया? 7। तो 9.45 और 6 में 1 जोड़ा, कितना आ गया? 7। ठीक उससे पहले वाली संख्या 6 में 1 जोड़ दिया, क्योंकि 8 क्या है? 5 से अधिक है। अगर कम होता तब उसको तो हटा देते लास्ट वाले जिसका पूर्णांकन करना है, और बाकी वैसे रहता। किंतु अगर 5 से अधिक है तो पहले वाले में 1 जुड़ जाएगा। अब देखो इसको फिर पूर्णांकन हो सकता है इस वाली संख्या का 9.4
9.457 का पूर्णांकन फिर कर सकते हैं। देखो अब सबसे दाईं ओर वाला अंक कितना है, 7 है, तो 7 कितने से बड़ा है, 5 से बड़ा है। तो इस 5 में अब इससे ठीक पहले कौन सा अंक है, 5 है, इससे ठीक पहले 5 अंक है, तो इस 5 में कितना जोड़ देंगे, 1, तो कितना आ जाएगा ये 9 का 9 आ गया, दशमलव का दशमलव, 4 का 4, और ये 7 है, 7 का पूर्णांकन आपने यहाँ पर करना है, तो 7 से पहले क्या है, 5 है, तो उसमें कितना जोड़ देंगे, 6 जोड़ देंगे, 7 5 से बड़ा है। ठीक है, अब देखो इसका फिर पूर्णांकन हो सकता है, देखो 9.46 का फिर से पूर्णांकन, सबसे दाईं ओर वाला अंक कितना हो गया, 6। अब 6 क्या है, 5 से अधिक है, इसका मान कितने से अधिक है, 5 से अधिक है, तो आप क्या कर सकते हैं, इससे पहले वाले अंक में जो 4 है उसमें 1 जोड़ देंगे, तो कितना आ जाएगा 9 दशमलव, और 4 में 1 जोड़ा तो कितना आ गया, 5। इस प्रकार से आप पूर्णांकन ला सकते हैं दशमलव के एक स्थान तक, लास्ट से सबसे दाईं ओर से आपको इस प्रकार से पूर्णांकन लाना है। अगर 5 से कम होगा तो लास्ट वाले अंक को छोड़ देंगे, बाकी अंक वैसे लिख देंगे, जिसका पूर्णांकन कर रहे हैं उसको छोड़ देंगे, बाकी वैसे लिख देंगे। अगर 5 से अधिक है तो लास्ट वाले अंक को तो छोड़ना ही है, किंतु उससे पहले वाले अंक में क्या कर देते हैं, 1 जोड़ देते हैं। ठीक है, किंतु अगर स्थिति ऐसी भी हो सकती है कि लास्ट वाला अंक आपके पास ऐसा है 3.245, अब आपकी स्थिति क्या हो गई, अलग हो गई। अब लास्ट वाला अंक न तो 5 से अधिक है, 5 से कम है, न तो अधिक है, 5 है। अगर 5 हो लास्ट वाला अंक, अभी तक तो ऐसा था ना कि 3.243 था जैसे, तो ये 5 से कम है, इसमें तो ये 5 से कम है। इसी तरह से ये वाली स्थिति होती है अगर 3.247 होती, तो ये भी क्या है, 5 से क्या है, अधिक है, ये 5 से अधिक वाला है, ये 5 से कम वाला है लास्ट अंक, ये 5 से कम है, ये 5 से अधिक है। किंतु अब ये वाली स्थिति नहीं है, दोनों स्थितियां नहीं है, ये वाली और ये वाली स्थिति नहीं है, ये वाली स्थिति है लास्ट अंक अगर आपका 5 ही हो, ठीक 5 हो, तब क्या होगा, जैसे हमने यहाँ पर लिखा 3.245, अगर लास्ट अंक 5 हो तब डिपेंड करेगा उससे पहला वाला अंक, ठीक उससे पहले, उस 5 से पहले वाला अंक सम है या विषम, सम है या विषम, ये देखना है आपने। ठीक है, दो चीजें होनी है। अगर लास्ट अंक 5 है जिसका पूर्णांकन आप कर रहे हैं, अगर वो संख्या ही 5 है लास्ट, न तो 5 से अधिक है ना 5 से कम है, 5 है वो लास्ट वाला अंक, तो तब आप उससे पहले वाले अंक को देखते हैं वो सम है या विषम। सम विषम आप जानते हैं, अगर ये 0 2 4 6 8 अगर ये अंक आ रहे हैं वहाँ, तो ये क्या क्या प्रदर्शित करते हैं, सम संख्या को, और इनके अलावा अगर कोई अंक और आ रहे हैं तो वो क्या होंगे, विषम होंगे। सम विषम आप जानते हैं। तो यहाँ पर देखो क्या है कि यदि ठीक बाईं ओर वाला अंक सम है, जैसे ये लिखा मैंने 3.245 लिखा, तो इससे 5 लास्ट अंक है, इससे ठीक पहला वाला अंक कैसा है, ये सम है, क्या आ रहा है, 0 2 4 6 या 8 में से एक अंक होना चाहिए तभी वो सम होगा। तो इससे ठीक पहला वाला अंक क्या है, 4 है, यानी सम है। 2 भी आता है यहाँ पर तब भी सम होता है, 0 भी आता तब भी सम होता है, 6 आता तब भी ये सम होता, 8 आता है तब भी ये सम होता। तो यहाँ पर कितना है, लास्ट अंक 5 है, किंतु उससे ठीक पहले वाला अंक कितना है, सम संख्या। तो तब क्या करते हैं, अगर लास्ट अंक 5 है और उससे ठीक पहला वाला अंक क्या है, सम है, तो आप इसका पूर्णांकन कैसे करेंगे, 3.24 बस ऐसे ही करेंगे, बाकी छोड़ देंगे, इस 5 को हटा देंगे, सारी संख्या वैसी लिख देंगे। अगर उससे पहले वाला अंक 5 से पहले लास्ट अंक जिसका पूर्णांकन आप कर रहे हो, अगर वो 5 वही 5 है, तो ठीक उससे पहले वाले अंक को देखते हैं, अगर वो सम संख्या है तो उस 5 को हटाकर बाकी संख्या उतना ही लिख देते हैं। ठीक है, ये उदाहरण भी है, जैसे यहाँ पर देखो 2.4365 लास्ट अंक क्या है, 5 है, उससे ठीक पहले क्या है, 6 है, सम संख्या उससे पहले, ठीक, तो आप इस 5 को हटा देंगे, बाकी संख्या वैसे लिख देंगे आप 2.436, बस 5 को हटा देंगे अगर सम है उससे पहले वाली संख्या, सम। ठीक, इसी तरह से यहाँ पर देखें 9.245 है, लास्ट अंक क्या है आपके पास, 5 है, लास्ट अंक क्या है, 5, 5 से ठीक पहले क्या है आपके पास, ये 4 है, तो 4 कैसी संख्या, सम है, तो 5 को हटा देंगे, कितना आ जाएगा ये 9.24। ठीक है, तो क्या देखना है, अगर लास्ट अंक 5 है जिसका पूर्णांकन कर रहे हैं वही 5 है, और उससे पहले अगर क्या है आपके पास सम संख्या है, सम संख्या, सम संख्या का मतलब 0 2 4 6 8 आए, 5 से पहले ये वाली संख्या आए, अगर 0 2 4 6 8 आए, तो आपने क्या करना है, उस 5 को हटा देना है और बाकी संख्या को वैसे ही लिख देना। किंतु अगर विषम हो, अगर क्या है अंक विषम है,
जैसे अगर हमने लिख दिया 4.255, मान लीजिए 3, और ये लास्ट अंक भी मान लीजिए ये ऐसा है, लास्ट अंक 5 है। ठीक है, चलो एक दूसरा उदाहरण ले लेते हैं। 4.625। अब देखो यहाँ पर लास्ट अंक 5 है, किंतु उससे पहले वाला जो अंक है ये सम नहीं है, अब 0 2 4 6 8 में से नहीं है, ये 3 आ रहा है यहाँ पर, विषम है। तो तब क्या करते हैं, आप क्या करेंगे, इसका पूर्णांकन 4.62 और इस 3 में 1 जोड़ देंगे, 4 हो जाएगा। अगर विषम है, लास्ट अंक अगर जो पूर्णांकन जिसका करना है आपने, पूर्णांकन करने वाला अंक अगर 5 है तो ठीक उससे पहले वाले अंक अगर विषम है, उससे ठीक पहले वाला अंक विषम है तो उसमें आप 1 जोड़ देते हैं, तो यह आ जाएगा 4.624। ठीक, यहाँ पर भी देख सकते हैं आप, ये 3.275 है, तो यहाँ पर क्या है 3.2, और देखो लास्ट अंक क्या है 5, और उससे ठीक पहले क्या है 7 है। 7 कैसी संख्या है, विषम है, तो 7 में 1 जोड़ दिया हमने, तो कितना आ गया 3.28। ऐसे ही दूसरा उदाहरण देखें, 6.2435 आया, लास्ट अंक क्या है 5, उससे ठीक पहले का अंक कितना है 3। ठीक है, विषम है, 3 कैसा है, विषम है, तो 3 में क्या कर देंगे हम 1 जोड़ देंगे, तो कितना आ जाएगा 6.2 का 6 दशमलव के नीचे दशमलव, फिर 2 का 2, 4 का 4, और इस 3 में क्या जोड़ देंगे 1, क्योंकि इससे पहले क्या है, इससे दाईं ओर क्या है 5 है, तो इस 3 में हम क्या जोड़ देंगे 1 जोड़ा, क्योंकि 3 क्या है विषम संख्या है, तो ये आ जाएगा 6.244। तो ये 3 नियम हैं राउंड ऑफ करने के, ये भी आप उदाहरणों के माध्यम से देख लीजिए, क्योंकि सवालों में इनका बहुत प्रयोग होता है, आगे आप प्रैक्टिकली भी इसका बहुत ज़्यादा प्रयोग करते हैं, पूछा भी जाता है इसमें किस प्रकार से आप राउंड ऑफ करते हैं। तो जो ये सार्थक अंक हैं और ये पूर्णांकन के जो मेथड है, इनके नियम आप ध्यान से देख लीजिए, तो अच्छी तरह से तैयार कर लीजिए इस पर उदाहरणों के माध्यम से समझ कर। ठीक है ना, रट कर नहीं, समझ कर आपने करने हैं, समझिए इसको, और फिर इस पर एक एक्सरसाइज आपको दी जाएगी करने को। तो इस क्लास में इतना ही, थैंक यू।